वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं एक्सोडस। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो गुलामों के बीच पैदा होता है पर आगे चल के राजकुमार बनता है और फिर उन्हीं गुलामों के हक के लिए लड़ता है। ये है मूसा, जिसे राजा की बहन ने गोद लिया हुआ है। ये है रामेज़ीस, जो राजा का बेटा है और इस गद्दी का अधिकारी। और ये है खुद राजा सेती। ये लोग यहाँ पर एक युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। युद्ध से पहले इनकी एक रीति है जहाँ पे ये किसी जानवर की बलि देते हैं और उसकी अतड़ियों के बेसिस पे भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पे राज पुजारी ये बताती है कि मूसा और रामेज़ीस में से कोई एक दूसरे की जान बचाएगा और लोगों का नेता बनेगा। मूसा और रामेज़ीस को इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता। मूसा रामेज़ीस से कहता है कि जब तुम राजा बनोगे इस पुजारी को रिटायर कर देना। रामेज़ीस मूसा से कहता है कि युद्ध में मुझ पे कोई भी परेशानी आए तुम मदद नहीं करोगे। रामेज़ीस के पिता मूसा और रामेज़ीस को एक दूसरे की तलवार देते हैं और हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करने को बोलते हैं। मूसा और रामेज़ीस अपनी सेना लेकर वहां से हित्तित आर्मी पे आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। वो युद्ध की जगह पे पहुंचते हैं। रामेज़ीस वहां मूसा को बोलता है उसे लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए और लड़ाई की रणनीति बनाने का जिम्मा वो खुद के हाथों में लेता है। हित्तित की सेना में अचानक रामेज़ीस के सेना की आने की खबर मिलती है और चारों तरफ भाग दौड़ मच जाती है। वो खुद को इस आने वाले हमले के लिए तैयार ही कर रहे होते हैं, तब तक रामेज़ीस की सेना उन पर धावा बोल देती है। इजिप्शियन आर्मी के इस अचानक हमले से हित्तित की सेना संभल नहीं पाती है और उनके आधा से ज़्यादा सैनिक ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। दोनों सेना करीब आती है और लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के बीच में एक वक्त ऐसा आता है जिसमें रामेज़ीस अपने रथ से नीचे गिर जाता है और विपक्षी सेना उसे लगभग मारने ही वाली होती है। तब मूसा आता है और उसकी जान बचाता है और इस तरह उस पुजारी की भविष्यवाणी सच साबित होती है। इजिप्ट की सेना इस युद्ध को जीत लेती है। रामेज़ीस और मूसा वापस आते हैं। लड़ाई के मैदान पे जो कुछ भी होता है वो सेती तक पहुंचता है। सेती मूसा से इस बारे में पूछते हैं, जिस पे मूसा उन्हें बताता है पुजारी की भविष्यवाणी सच हुई, मैंने रामेज़ीस की जान बचाई, पर इन सब का कोई मतलब नहीं है। जिस पर सेती मूसा से कहते हैं कि तुम भले ही मेरे खून नहीं हो, पर इस राज्य को चलाने के लिए मैं रामेज़ीस से ज़्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ। सेती रामेज़ीस से पिथौम जाकर वॉइस रॉय से मिलके वहाँ से रिपोर्ट लाने को कहते हैं। मूसा रामेज़ीस से कहता है कि वो उसके बदले पिथौम चला जाएगा। मूसा पिथौम पहुँचता है और वहाँ पे गुलामों की स्थिति को देखता है। मूसा वहाँ के वॉइस रॉय से मिलता है, जो मूसा को बताता है कि यहाँ के गुलाम विद्रोह करना चाहते हैं और उसे उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए और सेना की जरूरत है। मूसा, जिसे वॉइस रॉय की बातों पे पूरी तरीके से यकीन नहीं होता, वो इस मामले की जांच खुद करना चाहता है। वो इस स्थिति को अच्छे तरीके से समझने के लिए हिब्रू गुलामों से मिलता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक नन नाम के बुजुर्ग से होती है, जो उसका परिचय पूछते हैं। मूसा उन्हें अपना परिचय देता है, जिससे सुनने के बाद सभी गुलाम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कुछ अजीब सुना हो। मूसा वहां से जाने लगता है, तभी जोशुआ नाम का गुलाम वहां पर आता है और उन्हें एक नोट देता है और उन्हें बताता है कि नन नाम के जो बुजुर्ग हैं मूसा से मिलना चाहते हैं। मूसा वापस आता है और उसे ये यकीन हो चुका होता है कि वाइस रॉय राज परिवार से झूठ बोलकर यहाँ पे ऐश कर रहा है। मूसा वाइस रॉय को होने वाली कार्रवाई के बारे में चेतावनी देता है और नन से मिलने निकल जाता है। नन मूसा से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन थे, जिस पे मूसा जवाब देता है कि वो एक जनरल थे। नन उसे बताते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं। जिस माँ को तुम माँ समझते हो उसकी अपनी कोई संतान भी नहीं है, तुम एक गुलाम पैदा हुए थे। जिसे सुनकर मूसा गुस्से में खड़ा हो जाता है। नन मूसा को शांत कराते हैं और आगे बताते हैं कि जिस साल तुम पैदा हुए थे उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा नेता पैदा होगा जो हमें इस गुलामी से आज़ाद कराएगा। जिसे सुनते ही इजिप्ट के राजा मेम्फिस ने ये आदेश दिया कि सभी हिब्रू बच्चों को मार डाला जाए। तुम्हारे पिता तुम्हें हर कीमत पे बचाना चाहते थे, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बहन के हाथों में सौंप दिया। तुम्हारी बहन मिरियम ने तुम्हें एक बास्केट में रखा और तुम्हें वहाँ पर बहा दिया जहाँ राजा की बेटी बिथिया नहाया करती थी। जिस पे बिथिया ने तुम्हें गोद ले लिया और मिरियम को अपने यहाँ नौकर रख दिया। मूसा को इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता। दो हिब्रू गुलाम जिन्होंने ये सारी बातें सुन रखी हैं, वो वाइसरॉय को जाकर सारी बातें बता देते हैं। मूसा इजिप्ट वापस आता है और देखता है कि सेती बीमार है। वो सेती से मिलता है, जो उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि वो परेशान है। वो उससे इसके बारे में पूछते हैं, पर मूसा उन्हें कुछ नहीं बताता। थोड़े दिनों के बाद सेती की मौत हो जाती है।
सेती की मौत के बाद रामेसिस इजिप्ट का अगला राजा बनता है। पिथौम का वाइसरॉय रामेसिस से मिलने आता है। मूसा उसे गिरफ्तार करना चाहता है, पर वो रामेसिस से अकेले में मिलकर बात करने की मांग रखता है, जिसे रामेसिस स्वीकार कर लेता है। पिथौम रामेसिस को मूसा के जन्म और मूसा की सारी सच्चाई बता देता है। रामेसिस को ये सब पता चलने पर उसे गहरा धक्का लगता है। वो मूसा से इस बारे में सवाल जवाब करता है और मूसा उसे बताता है कि उसे इन बातों पे कोई भरोसा नहीं है। रामेसिस मिरियम को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या मूसा तुम्हारा भाई है, जिस पे मिरियम इनकार कर देती है। रामेसिस मिरियम से कहता है कि अपने हाथ टेबल पर रखो, मैं तुमसे फिर वही सवाल पूछूंगा और अगर जवाब तुम्हारा ना है तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। इस बार भी मिरियम का जवाब वही आता है। मूसा मिरियम को बचाने के लिए कहता है, हाँ वो मेरी बहन है। ये जानने के बाद रामेसिस मूसा को कैद में डाल देता है। रामेसिस अपने माँ से बात करता है और उनसे कहता है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं। मूसा को खुद इस बात पे यकीन नहीं, उसने सिर्फ मिरियम का हाथ बचाने के लिए ऐसा बोला था। रामेसिस मूसा को देश से निकाल देता है। मूसा की माँ बिथिया उसे सच बताती है कि मिरियम तुम्हारी बहन है और मैंने तुम्हें गोद लिया था। मूसा को इस बात पे भरोसा नहीं होता, जिसे भरोसा दिलाने के लिए मिरियम उसे एक निशान दिखाती है जो हर हिब्रू बच्चा अपने अंगूठे में पहनता है। मूसा अपनी माँ और बहन से अलविदा लेके आगे बढ़ता है। रास्ते में कपड़ों के बीच में उसे अपनी तलवार दिखाई देती है। थोड़ा आगे चलकर मूसा के घोड़े की मौत हो जाती है। रास्ते में इजिप्शियन आर्मी के कुछ सैनिक मूसा पे हमला करते हैं, जिन्हें राज परिवार ने मूसा को मारने के लिए भेजा होता है। मूसा उन्हें मार डालता है। मूसा आगे बढ़ के एक कबीले में पहुंचता है, जहां पर कुछ लोग लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। मूसा उन लड़कियों को उन बदमाशों से बचाता है। वो लड़की कबीले के सरदार की बेटी होती है। वो उसे अपने घर ले जाती है और अपने पिता से मिलवाती है, जो मूसा को अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे देते हैं। मूसा एक चरवाहे के तौर पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है और आगे सरदार की बेटी यानी जिपोरा से शादी कर लेता है। 9 साल गुजर जाते हैं। इधर रामेसिस हिब्रू लोगों पे अत्याचार बढ़ा देता है। वो खुद को प्रसिद्ध करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाता है। इधर मूसा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। उसका एक बेटा होता है। एक दिन मूसा पहाड़ पे बारिश में फंस जाता है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जो खुद को गॉड का मैसेंजर बताता है और वो कहता है कि उसे एक सैनिक की तलाश है। मूसा उससे पूछते हैं कि कैसी लड़ाई, जिससे वो बताता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, तुम अपने लोगों को भूल चुके हो, तुम्हें जाकर उनकी हालत देखनी चाहिए और जब तक तुम ऐसा नहीं करते हो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शांति नहीं मिलेगी। मूसा अपने घर आता है और अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। मूसा की पत्नी को लगता है कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये ऐसा कह रहा है, जिस पे मूसा अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान और अपने अतीत के बारे में बताता है। मूसा अपने लोगों की मदद करने का मन बना लेता है। वो अपने पुराने हथियार निकालता है और जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी उसके फैसले के खिलाफ होती है। मूसा अपनी पत्नी से वापस आने का वादा करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। कई दिनों के सफ़र के बाद मूसा इजिप्ट पहुँचता है। वो देखता है कि हिब्रू लोगों पे अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। मूसा नन से जाके मिलता है और अपने इरादे जाहिर करता है। नन मूसा को उसके बड़े भाई एरोन से मिलवाते हैं। सबसे पहले मूसा रामेसिस के अस्तबल में जाता है। वहाँ पे वो रामेसिस से कहता है कि कैसे उसने मूसा को मारने के लिए सैनिक भेजे थे, जिस पर रामेसिस बताता है कि वो मेरी माँ ने भेजे थे और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारी तलवार मैंने ही रखवाई थी। मूसा रामेसिस से हिब्रू लोगों के लिए समान अधिकार की मांग करता है या फिर उन्हें आज़ाद करने को कहता है। रामेसिस मूसा को बताता है कि कैसे इतने सारे गुलामों को एक साथ छोड़ना संभव नहीं है। रामेसिस मूसा से कहता है कि तुम हिब्रू लोगों की बातें सुन रहे हो, जिस पर मूसा कहता है कि मैं गॉड की बातें सुन रहा हूँ। रामेसिस अपने सैनिकों को मूसा और उसके समर्थकों को मार डालने का हुक्म देता है। सभी सैनिक गुलामों की बस्ती पे हमला कर देते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं और उनसे मूसा का पता पूछते हैं। हिब्रू लोग मूसा को छुपा कर रखते हैं और उसका पता नहीं बताते हैं। रामेसिस इन सब से बौखलाकर एक फरमान सुनाता है कि जब तक मूसा उसे नहीं मिल जाता तब तक वो एक एक करके हिब्रू लोगों को मारता रहेगा। मूसा हिब्रू लोगों को गुलामों से सैनिक बनाने की तैयारी करता है। वो उन्हें दिन रात युद्ध का प्रशिक्षण देता है और होने वाली लड़ाई के लिए तैयार करता है। मूसा अपने लोगों को बताता है कि कैसे राज परिवार के आर्थिक मुद्दे पर हमला किया जाए तो रामेसिस कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके बाद हिब्रू लोग रामेसिस को आर्थिक तरीके से कमज़ोर करने में लग जाते हैं।
वे रामेजीस के हर एक आर्थिक वृद्धि के तरीके को बर्बाद करने लगते हैं, जिसके जवाब में रामेजीस हिब्रू लोगों की बस्ती में आग लगा देता है। मूसा गॉड के मैसेंजर से मिलता है, जो मूसा से कहता है कि तुम्हारा तरीका बहुत सुस्त है। मूसा कहता है कि 400 साल की गुलामी मिटाने में समय तो लगेगा, जिस पे वो मैसेंजर उनसे कहता है कि थोड़े समय के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अब सिर्फ देखोगे। उसके बाद इजिप्ट को एक के बाद एक महामारी घेर लेती है। पहली महामारी में जल जीव खत्म हो जाते हैं, दूसरी महामारी में फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तीसरी महामारी में कीड़े मकोड़े इंसानों की बस्ती में घुस जाते हैं, जिससे इंसानों के बीच बीमारियां फैल जाती हैं। इन सभी चीज़ों का असर राज परिवार तक पहुंचता है। इसी बीच मूसा रामेजीस को एक मैसेज भेजता है कि हमारी मांगों को मान लो, वरना ये महामारी नहीं रुकेगी, ये आगे और बढ़ती जाएगी। जिस पे रामेजीस गुस्सा हो उठता है। वो मजदूरों का खाना और वेतन बंद कर देता है और उनका वर्कलोड डबल कर देता है। अगली महामारी में इजिप्ट के सारे जानवर एक एक करके मारे जाते हैं। रामेजीस अपनी पुजारी को बुलाता है और इसका समाधान पूछता है, जिस पे वो कुछ खास नहीं बता पाती। रामेजीस इससे चिढ़ के उसे फांसी पे लटका देता है। अगली महामारी में टिड्डे शहर में हमला करते हैं और सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। रामेजीस अपने लोगों के बीच में खाने की सप्लाई बंद करा देता है, जिस पे राज्य के लोग सरकारी खजाने से चोरी करने की कोशिश करते हैं। रामेजीस उन सभी लोगों को मरवा देता है। मूसा की मुलाकात उस मैसेंजर से होती है। मूसा उससे कहता है कि ये महामारी अब रुकनी चाहिए, आम लोगों को भी इससे तकलीफ हो रही है। मैसेंजर मूसा से कहता है कि इन्होंने इतने सालों तक हिब्रू लोगों पर जुल्म किया, जब तक इनकी खुद की सेना इनके खिलाफ नहीं हो जाती, ये महामारी नहीं रुकेगी। वो मूसा को बताता है कि अब आगे क्या होने वाला है, जिसे सुनकर मूसा घबरा उठता है और कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। मूसा रामेजीस से मिलने आता है और अपनी मांगे रखता है। वो उससे कहता है कि उसकी सभी मांगे शाम तक पूरी हो जानी चाहिए, वरना इस महामारी में अभी और बुरा होना बाकी है। मूसा रामेजीस से ये कहता है कि उसे अपने बेटे का खास ध्यान रखना चाहिए और आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली है। मूसा अपने लोगों से कहता है कि एक बकरे को काटकर उसके खून से अपने दरवाजों को रंगना होगा। सभी मूसा की बात को मानते हुए वैसा ही करते हैं। मूसा ने ये सब कुछ करने के लिए इसलिए कहा था कि सभी के बच्चे सुरक्षित रह सके। अगली रात एक अजीब सा अंधेरा पूरे इजिप्ट को घेर लेता है। वो अंधेरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसके साए में जितने घर आते हैं उन घरों के बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें रामेजीस का बेटा भी शामिल होता है। अगले रोज रामेजीस मूसा से मिलता है और कहता है कि क्या तुम्हारा भगवान बच्चों की हत्या करता है? जिस पे मूसा उसे बताता है कि हिब्रू घर के किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई। रामेजीस मूसा से कहता है कि तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मूसा अपने लोगों को इकट्ठा करता है और आगे जाने की योजना बनाता है। वो अपनी सभी लोगों के साथ इजिप्ट से बाहर चला जाता है। रामेजीस, जो अपने बच्चे की मौत से बौखलाया हुआ होता है, वो अपनी सेना को इकट्ठी करता है और सभी हिब्रू लोगों को मारने के लिए उनके पीछे निकल पड़ता है। मूसा अपने लोगों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां पे उसको रामेजीस के आने की खबर मिलती है। रामेजीस अपनी सेना के साथ बिना आराम किए, बिना थके आगे बढ़ता जाता है। मूसा के आदमी उसे बताते हैं कि रामेजीस 3 दिन पीछे हैं। मूसा के सामने एक पहाड़ी रास्ता आता है, जिस पे वो जाने का फैसला करता है। उस रास्ते पे रामेजीस अपनी सेना के साथ उनका पीछा नहीं कर पाएगा। रामेजीस मूसा का पीछा करते हुए उसी रास्ते पे पहुंचता है। उसका कमांडर उसे सलाह देता है कि रथों को लेकर इस रास्ते पे जाना बहुत मुश्किल होगा। रामेजीस अपने कमांडर की बात को नज़रअंदाज करता है और सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। मूसा अपने लोगों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचता है। आगे उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। वो अपने लोगों को वहां पे आराम करने के लिए बोलता है। मूसा भगवान से बात करते हुए कहता है कि उसने अपने लोगों का भरोसा तोड़ा है। वो उन्हें एक ऐसे रास्ते पे ले आया है जहां से कोई समाधान नहीं दिख रहा, और वो अपनी तलवार को समुद्र में फेंकता है, जो खड़ी गिरती है। अगली सुबह मूसा देखता है कि एक तारा टूटकर समुद्र के आखिरी छोर पे गिरा। वो आसमान में देखता है, वहां पे गिद्ध मंडरा रहे होते हैं। तभी उसे समुद्र में अपनी तलवार दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। वो अपने लोगों से कहता है कि वो समुद्र को पार करके आगे बढ़ेंगे। कई लोग मूसा के फैसले पे विरोध जताते हैं, पर मूसा उनसे अपने ऊपर भरोसा करके उसके पीछे आने को कहता है। सभी लोग मूसा पे भरोसा करते हैं और उसके पीछे पीछे समुद्र के बीचों बीच आगे बढ़ने लगते हैं। रामेजीस की सेना भी वहां पहुंचती है। पतले रास्ते होने की वजह से उसके सैनिक नीचे गिरने लगते हैं।
पहाड़ भी अचानक एक तरफ धंसने लगते हैं, जिससे उसके कई सैनिक खाई में गिर जाते हैं। मूसा रामेजीस को देखता है, अपने सभी लोगों को आगे बढ़ने को कहता है और जोशुआ तथा कुछ अन्य साथियों के साथ रामेजीस की सेना का मुकाबला करने के लिए रुक जाता है। रामेजीस की सेना भी तेजी से मूसा की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक बहुत सारे बवंडर उठने लगते हैं और समुद्र का पानी जैसे आसमान छूने लगता है। रामेजीस का कमांडर उसे वापस चलने को कहता है, पर रामेजीस उसकी बात नहीं सुनता। उसका कमांडर सभी सेना को वापस जाने का निर्देश देता है। मूसा भी अपने भाई तथा अन्य को वापस जाने को कहता है। मूसा और रामेजीस आमने सामने होते हैं। तभी समुद्र का पानी इतना ऊपर जाता है और रामेजीस की सारी सेना को बहा ले जाता है और उसके चपेट में रामेजीस भी आ जाता है। मूसा पानी में से सुरक्षित तैरकर बाहर आता है और अपने लोगों के साथ मिलता है। मूसा जोशुआ को अपने पास बुलाता है और उसे अपने परिवार और अपने बेटे के बारे में बताता है। जोशुआ उन्हें भी अपने साथ ले चलने को बोलता है। इधर रामेजीस की पूरी सेना तबाह हो चुकी होती है, वो एक अकेला बचता है। मूसा अपने लोगों को लेकर अपने घर जिपोरा के पास जाता है, जो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। मूसा के सभी लोग वहीं पे बस जाते हैं। मूसा उस मैसेंजर से मिलता है और उसके दिए हुए मैसेज यानी 10 कमांडमेंट्स को पत्थर पे लिखता है। बहुत सालों के बाद मूसा बूढ़ा हो चुका है और अपने काफिले के साथ कहीं पे जा रहा है। मूसा बाहर की तरफ देखता है और उसे गॉड का मैसेंजर दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।